जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा हम सभी को पता है कि 4 मई को नीट का एग्जाम आने वाला है और आज से अगर देखा जाए तो 13 से 14 दिन इसके अंदर शेष हैं और ये वो कठिन समय है जिसमें अधिकांश बच्चे हमने देखा है कि कोमा में चले जाते हैं। और देखिए कोमा में जाना है ना स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं आज आपके लिए है ना आपको कोमा से बचाने के लिए लेके आया हूं एक शानदार दमदार रणनीति। आप ये मान लीजिए, अगर आपने अगले 10 मिनट हमारी रणनीति का अगर ढंग से अगर पालन किया तो आप ये मान लो कि अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं और आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी शानदार है ना दमदार रणनीति को। देखिए जैसे अगर हम इस रणनीति में जैसे सबसे पहले अगर बात करें कि हम पहले आपको ये दिखा दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना कौन कौन सा पोर्शन है जिसका है ना क्या क्या वेटेज है, कितने उससे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स आपको है ना नहीं पढ़ना है, या कौन से चैप्टर आपको कम पढ़ना है। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और हर चीज को ही आपको पढ़ना है। देखिए अगर हम बात करें जिनको अगर 180 में से 180 लाना है तो 180 लाने वाले के लिए हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि मैं कुछ ऐसी खास बातें आपको बताऊंगा कि जो लोग है ना जिन्होंने साल भर कम पढ़ा है या जिनको बहुत ज्यादा लगता है कि हम है ना शायद डॉक्टर नहीं बन सकते, तो उनके लिए मैं बहुत खास खास चीजें बताऊंगा जिस पर अगर आपने अमल कर लिया तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी को है ना बदल देगा। तो देखिए पहले तो हम ये देख लें कि किस चैप्टर से एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। देखिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में देखो तो एवरेज क्या होता है, एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म तो आइसोमेरिज्म से भी ऑन एवरेज आप देखो कितना सवाल आता है, एक। अगर हम बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, जीओसी से आप देखो तो एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2। लेकिन आपको एक चीज बता दें, यहाँ क्वेश्चन आपको जरूर 2 दिख रहे होंगे, लेकिन जीओसी का बहुत सारा पार्ट आप देखो तो क्या होगा है ना, अल्कोहल फिनॉल में आ जाएगा। जीओसी का बहुत सारा पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। जीओसी का बहुत सारा पार्ट क्या होगा, अमीन में भी आ जाएगा। तो जीओसी जो है ये तो हमारा बहुत अच्छा होना जरूरी है। और अभी हम ये भी बताएंगे आपको कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको बहुत ज्यादा गौर करना है। तो आप जीओसी को रियल में आप 2 क्वेश्चन ना माने, जीओसी को आप 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन माने, क्योंकि ये हर चैप्टर के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कितना क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन का देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3। हाइड्रोकार्बन का जो वेटेज है वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। इसी में अगर हम बात करें हेलो एल्केन हेलो एरिन तो हेलो एल्केन हेलो एरिन से भी देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज 2। अगर हम बात करें एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर से भी एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2। अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से आप देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3। यानी इसका वेटेज अगर देखा जाए इन दोनों चैप्टर से क्या है, ज्यादा। अगर हम बात करें यहाँ पे अमीन्स तो अमीन से भी देखो ऑन एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2। इसी में अगर बात करें बायोमोलिक्यूल तो बायोमोलिक्यूल से भी ऑन एवरेज कितना सवाल आ रहा है, 1। देखिए जैसे अगर मान लिया है ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, मतलब अगर हम पूरी है ना केमिस्ट्री के अंदर अगर देखें ओवरऑल अगर तीनों पार्ट में कंपेयर करें तो पिछले 5 से 6 सालों का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप परसेंटेज देखो, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो यहाँ लिखा है 18 से 19, टोटल आप समझो क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 45। और 45 में से अगर लगभग 20 क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे हैं। ये एवरेज है जो आपके सामने लिखा है 18 से 19। यानी अगर आप टोटल वेटेज अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 40% से भी ज्यादा है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना भी आसान है और चीजें हमने कहा बहुत आसान है, अगर है ना अगर हम ढंग से इसको पढ़ाई करें तो आपको बहुत कम पढ़ करके बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वो हो सकता है किससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, है ना। इसीलिए ये परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। इसी में आप देखिए जैसे है ना पूरा ये ओवरऑल ग्राफ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखिए कितना 26% अप्रॉक्स, फिजिकल देखिए कितना आ रहा है 35, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए यहाँ लिखा जरूर है 37.8, लेकिन हमने कहा ये 40 से भी ज्यादा आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो तीनों में वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है इस ग्राफ से, क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और अब जैसे यहां पर एक और चीज आपको बताएं
कि होता क्या है कि बच्चे ज़्यादातर ये कंफ्यूज हैं कि है ना हमें किस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ना चाहिए और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किसको कम पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए देखो ये हमने दिखाई है आपको चैप्टर्स की क्या प्रायोरिटी। जैसे अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो देखो नंबर 1 पर हमने किसको रखा है यहाँ पे, जीओसी। जीओसी को देखो नंबर 1 पे क्यों रखा है, क्योंकि जीओसी से हमने कहा कि हर साल ये मान के चलो कि ऑन एवरेज जो भी आपको दिखा है कितने 2, लेकिन हमने कहा वो रियल में 2 क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जीओसी जो है हमने कहा हर चैप्टर के अंदर इंक्लूड होगा। मतलब बिना जीओसी के तो आप ये मान लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती ही नहीं है। अब जैसे आपको बताएं कि जीओसी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर है ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखो जीओसी में जैसे है ना अगर हम बात करें तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो देना है एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पर, क्योंकि वो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ है ना एनसीईआरटी का पार्ट है और वो अल्कोहल में भी काम आएगा, फिनॉल में भी काम आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम आएगा, अमीन्स में भी काम आएगा। तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे। उसके बाद आपको देखनी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, है ना कार्बोकैटाइन कार्बेनाइन इनकी स्टेबिलिटी। और तीसरे नंबर पे हम बोलेंगे इसमें क्या, एरोमेटिसिटी। तो ये 3 पार्ट आपको जीओसी में क्या है बहुत अच्छे से करना है। और जीओसी तो आपको हमने कहा है ना पढ़ना मस्ट है, कि अगर हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमने कहा जीओसी का हर चैप्टर के अंदर यूज जरूर होगा। तो जीओसी तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, है ना, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। फिर अगली अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड कीटोन का ही है। और हाइड्रोकार्बन आप देखो एक छोटा सा चैप्टर है ना क्लास 11 का, और बहुत आसान सा चैप्टर है। देखिए हाइड्रोकार्बन में भी जैसे आपको बता दें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले अगर हम बात करें एल्केन में, देखो जितनी नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस तो आपको क्या है सारी आना चाहिए। और नेम रिएक्शन में एक और बात करें कि नेम रिएक्शन जितनी भी हैं एनसीईआरटी की खासतौर से, उनकी सबकी अगर एनसीईआरटी के अंदर मैकेनिज्म दी है तो उनकी मैकेनिज्म भी आपको आना चाहिए। ठीक है, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो मैकेनिज्म दी है वो आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में जैसे अगर हम एल्केन की बात करें कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो एल्केन में है ना नेम रिएक्शन तो है ही, और नेम रिएक्शन के अलावा एल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अलावा है ना एल्केन में एक और पार्ट है ना, जिससे आपने देखा है एरोमेटाइजेशन या आता है आइसोमेराइजेशन। बहुत सारे लोग हमने देखा इस पार्ट को छोड़ देते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, एरोमेटाइजेशन आइसोमेराइजेशन एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में बस मेनली हमने कहा था एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बहुत अच्छे से आपको करना है। ऐसी अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में एक तो हमारा है ना कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यानी पार्शियल वाला, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HgSO4 H2SO4 वाली। अगर रिसेंट ईयर में देखा जाए तो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो ये जी चीजें आपको पढ़ना है किसमें, एल्केन एल्कीन एल्काइन में। और अगर हम बात करें किसमें है ना एरोमेटिक में, तो आपने देखा बेंजीन में जो मेन रिएक्शन है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने कहा था 5 रिएक्शन आती हैं। वो 5 रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है और पूरी मैकेनिज्म देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है ना पूरी मैकेनिज्म दी हुई है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, हाइड्रोकार्बन की। इसी में अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, देखिए एल्डिहाइड कीटोन है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सीक्वेंस ही हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे आपको जीओसी पढ़ना है, नंबर 2 पे हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है, नंबर 3 पर क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की हमने का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और एल्डिहाइड कीटोन में जैसे अगर हम बात करें कि कौन सा पार्ट है ना ज्यादा पूछा जा रहा है, तो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। जैसे रिडक्शन में आपने देखा क्लीमेंसन, वुल्फ किस्नर, स्टीफेंस, है ना, ये जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और नेम रिएक्शन तो हम देखो बार बार बोल रहे हैं। जैसे एल्डिहाइड कीटोन में आप देखो तो 2 रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजेरो, और एक और हम कह सकते हैं हेलोफॉर्म। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लगभग इनसे हर साल सवाल आ जाता है। इन तीनों रिएक्शन पे आपको जोर लगाना है। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है HBZ। तो HBZ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये रिएक्शंस हमको पढ़ना है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ, जो हमने कहा पार्ट किसके अंदर कवर हो जाएगा, हमारा जीओसी। तो रियल में अगर देखा जाए तो एसिड का बहुत सारा पार्ट तो जीओसी में ही हो जाता। ठीक है, फिर उसके बाद
एल्डिहाइड कीटोन के बाद देखो हमने रखा अमीन्स को। अमीन्स से हमने कहा ऑन एवरेज कितने सवाल आ रहे हैं, 2। और आप देखो हमने यहाँ पर अगर एक चीज को ध्यान से देखो तो अल्कोहल फिनोल ईथर को हम क्या अमीन्स से बाद ले गए। रीजन उसके पीछे एक्चुअल में अमीन्स को अगर आप देखो तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, और बहुत छोटा सा चैप्टर है तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान है। और अमीन में बेसिकली अगर बात की जाए, एक तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अमीन का वो है हमारा डाई एजोटाइजेशन वाला। तो हमने कहा था डाईएजोनियम सॉल्ट वाला सारे के सारे रिएक्शंस आपको क्या है बहुत अच्छे से करना है। और उसके साथ अमीन में एक एनिलीन वाले रिएक्शन जो हमने कहा था एनिलीन पे संकट आता है, संकट मोचक वाले। तो एनिलीन के जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इसी में अगर हम बात करें है ना, अमीन्स के बाद क्या लिया हमने, बायोमोलिक्यूल। देखिए बायोमोलिक्यूल से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, और बायोमोलिक्यूल में है ना आपको क्या है, वैसे भी आपने बायोलॉजी में पढ़ रखा है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट है ना, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इवन विटामिन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बायोमोलिक्यूल में हम ये नहीं कह सकते कि आप क्या चीज छोड़ सकते हैं, आपको तो बस एक रीडिंग लगाना है अच्छे से। और अगर आपने अच्छे से रीडिंग लगा ली तो ये तय है कि एनसीईआरटी से सवाल आएगा, और एनसीईआरटी से आएगा तो ये मान लीजिए अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो 100% आप सवाल करके आओगे। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक आसान चैप्टर है, आपको केवल 3 से 4 पेजेस पढ़ना है, और पढ़ लोगे तो बड़े आसानी से हमने का सवाल है ना हो जाएगा। इसी में अगर बात करें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने देखा हर साल इससे भी एक सवाल आ रहा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है ना। हमने कहा दाएं तो आपको भागना ही नहीं है, और इसके अंदर हमने आपको बताया था कि क्या पढ़ना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में केवल है ना 5-6 कलर्स हैं और कंपाउंड है, बस वो अपन को याद करना है, कोई रिएक्शन नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें है ना क्वांटिटेटिव में, तो क्वांटिटेटिव में सिर्फ आपको फॉर्मूले करना है, और मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में बस मेथड और उनकी एग्जांपल आपको जरूर लर्न करना है। और अगर आपने इतना काम कर लिया तो ये 100% मान लो कि पीयूसी का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, इसी में बात आती है नेक्स्ट हमारी किसकी, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। देखो हेलो एल्केन हेलो एरिन से भी है ना हर साल कितने सवाल है ना ऑन एवरेज आ रहे हैं, 2। हेलो एल्केन हेलो एरिन भी आसान चैप्टर है ना। नेम रिएक्शन तो हमने कहा आना ही चाहिए। नेम रिएक्शन के अलावा हेलो एल्केन हेलो एरिन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, पॉलीहेलोजेंस वाला। पॉलीहेलोजेंस में जैसे आपने देखा क्लोरोफॉर्म, फ्रीऑन है ना, ये सब आ रहे हैं। इनके जनरली एग्जाम में क्या होते हैं, यूजेस पूछे जाते हैं, तो आपको क्या है इनके यूजेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है हेलो एल्केन हेलो एरिन के। और हेलो एल्केन हेलो एरिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है SN1, SN2, E1, E2, और ये हमने पूरा आपको अच्छे से पढ़ाया। एक टेबल भी आपको बनवाई थी, कब SN1, कब SN2, कब E1, कब E2, वो वाली टेबल को आप लर्न करो, जिससे सवाल देखते ही साथ ये समझ में आ जाए कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब E1 होगा, कब E2 होगा। इसके बाद आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर से भी देखो 2 सवाल आते हैं, अमीन से भी 2 आते हैं, लेकिन हमने इसको इसलिए बाद में रखा है कि रियल में अगर देखा जाए तो अल्कोहल फिनॉल ईथर क्या है, बड़ा चैप्टर है। साइज वाइज अगर देखा जाए तो साइज वाइज क्या है, ये अमीन्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आना इससे भी 2 सवाल है, तो इसीलिए हमने अमीन्स को पहले प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि अमीन्स छोटा चैप्टर है, आसान है ना, और साइज उसका कम है, लेकिन इसका साइज जो है वो कैसा है, हमारा बड़ा है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी अगर हम बात करें कि इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ईथर, क्योंकि ईथर बहुत छोटा है इन तीनों में अगर देखा जाए। और ईथर में भी स्पेशली केवल 2 रिएक्शन, एक तो विलियमसन्स और एक है HI वाला रिएक्शन। भाई HI वाला रिएक्शन तो आपको मान लो छोड़ना ही नहीं है। अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में तो कम से कम 7 से 8 बार ये सवाल पूछा गया ईथर का। ठीक है, तो विलियमसन्स और HI छोड़ना नहीं है आपको ईथर्स में। अगर बात करें फिनॉल्स की, तो फिनॉल्स में जैसे अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्यूमीन वाला। पिछले अगर 4-5 सालों में देखें तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूमीन से कैसे फिनॉल बनाते हैं, तो ये मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर अगर हम फिनॉल की है ना रिएक्शंस में बात करें तो रिएक्शन में फिनॉल की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद है ना नेम रिएक्शन तो आना ही चाहिए, रीमर्टीमेन, कोल्बे, है ना, बिल्कुल रटे होना चाहिए रिएक्शंस। अगर हम बात करें अल्कोहल में, तो अल्कोहल में अगर देखा जाए तो रिसेंट ईयर में है ना एक तो ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, दूसरा है ना लुकास वाला टेस्ट अपन को अच्छे से आना चाहिए। और अल्कोहल में जैसे अगर हम बात करें जो भी नेम रिएक्शन है, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, अगर देखा जाए तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसका, अल्कोहल का।
तो ये हमें पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म, आप देखो आइसोमेरिज्म को हम नंबर 9 पे ले गए। रियल में आप देखो आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और आइसोमेरिज्म से आप देख लो है ना कितना, एक ही क्वेश्चन आ रहा। तो अगर मान लिया है ना कोई बच्चा अगर है ना कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लग रहा है ना, या कौन से पार्ट को अगर छोड़ सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप कौन से पार्ट को एक बार छोड़ सकते हैं, आइसोमेरिज्म को, है ना। क्योंकि आइसोमेरिज्म से देखो एक ही सवाल आना है, पढ़ना बहुत पड़ेगा। और बेटर है अगर आइसोमेरिज्म में भी अगर आप चाहते हैं कि वो एक सवाल हो जाए, तो आप क्या करो कि रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो सवाल आइसोमेरिज्म से जो पूछा गया है, या तो वो कन्फर्मेशनल का है, और कन्फर्मेशनल बहुत आसान है, थोड़ा सा आप उसको पढ़ लो, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए कन्फर्मेशनल, या आ रहा है टॉटोमेरिज्म का। ये दो चीजों के रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ऑप्टिकल आप देखो सबसे बड़ा पार्ट है, और ऑप्टिकल सबसे बड़ा पार्ट है, और सबसे कम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो रिसेंट ईयर में ऑप्टिकल से ही पूछे गए। तो अगर आइसोमेरिज्म में अगर किसी चीज को अगर हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो किसको, ऑप्टिकल को। लेकिन हमने कहा आइसोमेरिज्म का जो सबसे छोटा पार्ट है वो टॉटोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल, इसको पढ़ लो। तो हमने कहा एक क्वेश्चन आप यहां से भी आसानी से कर सकते हो। फिर बात आ रही आईयूपीएससी। आईयूपीएससी भी आप देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है। एक्चुअल में आईयूपीएससी में आपको कुछ करना नहीं, बस आईयूपीएससी में आपको केवल क्या करना है, केवल बस रूल्स को पढ़ना है। और रूल्स तो देखो बहुत जरा से हैं, अगर आप केवल क्या है रूल्स को कर लें, एक प्रायोरिटी टेबल याद कर लें, तो ये मान लो कि आईयूपीएससी का एक क्वेश्चन आपसे कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि आईयूपीएससी में देखो चीजें अगर हमें याद भी ना हो, तब भी क्या होता है, जैसे एग्जाम में मान लिया सवाल आ गया, मान लिया हमें प्रायोरिटी टेबल भी याद नहीं है, प्रीफिक्स सफिक्स याद नहीं है, लेकिन अगर हमने एक बार रीडिंग लगाई है तो हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो अगर हमने एक बार अगर देखा है तो बड़े आसानी से याद आ जाएगा क्या प्रीफिक्स क्या सफिक्स। और आईयूपीएससी से जो सवाल पूछा जाता है बहुत ही आसान सवाल होता है, बिल्कुल आप ये मान के चलो 0 लेवल वाला सवाल होता है। तो आईयूपीएससी में केवल रूल आप कर लो, गारंटी है कि आप सवाल करके आओगे, ठीक है। तो ये हमने आपको प्रायोरिटी बता दी कि किस प्रायोरिटी में आपको है ना इसको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा वेटेज रखना है, किस पे कम। अब जिससे बात करें है ना टिप्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले देखो पॉइंट अपन ने क्या लिखा है, रिव्यू ऑफ कॉमनली यूज्ड रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन। मतलब सबसे ज्यादा जो आपको जोर लगाना है एनसीईआरटी में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, लिख लिख के देखना है। एक बार से काम नहीं चलेगा, रिएक्शंस हैं कम से कम 3 से 4 बार आप क्या करो, नेम रिएक्शन को लिखो। और जिन भी नेम रिएक्शन के हमने का मैकेनिज्म दिए हैं उनके मैकेनिज्म भी आपको पूरे लिखना है, ठीक है। फिर बात आ रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है। फिर बात आ रही है सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर आप पिछले है ना 3-4 सालों में अगर देखें तो बहुत सारे क्या हुए, सॉल्व वाले क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के पूछे गए। तो जितने भी एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करना है। फिर आती है एनसीईआरटी है ना इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी नीट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको है ना हर इंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करना है और उसके साथ एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में खास तौर से वो सवाल आप जरूर करें है ना जो ABCD वाले हैं, या अगर हमें दिया कि यहाँ रिएजेंट क्या आएगा या इसमें पूछा गया है प्रोडक्ट क्या आएगा, ये वाले सवाल आप जरूर अटेम्प्ट करें। क्योंकि इससे क्या होगा, रिएक्शन की आपकी प्रैक्टिस होगी और वहीं से ABCD वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो पीछे की एक्सरसाइज बिल्कुल ना छोड़ें भाई। गिन के अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 ही चैप्टर हैं और 5 ही चैप्टर हैं, 5 एक्सरसाइज करने में आपको 5 घंटे भी नहीं लगेंगे, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। और कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर हमने कहा है ना डॉक्टर बनना बिल्कुल आसान है। इसी में अगर अगली बात करें गाय की कि बुकलेट में जैसे अगर हम लगा रहे हैं तो बुकलेट में सिर्फ आप लेवल 1 को करें, लेवल 2 को छोड़ दें, है ना। लेवल 2 को करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले करें क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ये भी समझ में आ जाएगा, आपको ट्रेंड दिख जाएगा कैसे सवाल आ रहे हैं और डिफरेंट टाइप की वैरायटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो ये मान लेना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी लगभग क्या है, कंप्लीट है। अब इसी में एक चीज और कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ लोग क्या होते हैं कि क्वेश्चन को है ना अटेम्प्ट करने में दिक्कत आती है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका बताएं। हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान होती है और इसके किसी भी सवाल को करने में हमने कहा था 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता अगर आपको आता है, और नहीं आता तो आप दिन भर बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला।
इसमें आपको देखो एक अप्रोच रखना है। जैसे मान लिया 4 ऑप्शन है, 4 में क्या है आपको नेगेटिव अप्रोच भी लगानी है। नेगेटिव मान लिया जैसे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं कि हाँ भाई इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता, तो आप नेगेटिव से कैंसिल कर दो कि हाँ ये 2 तो हो नहीं सकते। कम से कम 50-50 पे आ जाओगे तो ये फिर होता है कि हमें ये समझ में आता है कि हाँ भाई ये वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हो सकता है। तो आपको पॉजिटिव के साथ साथ कौन सी अप्रोच को भी रखना है यहाँ पर, नेगेटिव अप्रोच ऑप्शन को कैंसिल करने के लिए कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसी में जैसे है ना, अगर हम बात करें लास्ट की है ना, योर सेल्फ रेडी फॉर नीट डे। देखिए है क्या, नीट वाले दिन है ना हम क्या होते हैं, बहुत है ना डिलेमा में होते हैं। देखिए आपको बिल्कुल डिलेमा में नहीं रहना है। जैसे देखो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, स्टे फ्रेश। आप बिल्कुल फ्रेश मूड से जाइए, है ना। और अगर आपको देखिए मूड फ्रेश होगा तो आप ये मान लीजिए कि उस दिन जो सवाल आपको नहीं भी आ रहा है वो भी आएगा। और अगर मान लिया मूड हमारा फ्रेश नहीं है, दुनिया भर की बातें चल रही हैं, 4 तरह की अगर हम चीजें सोच रहे हैं, तो फिर ये मान लो कि आपसे आने वाला क्वेश्चन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो मूड बिल्कुल फ्रेश रखें आप। ठीक है, फिर है नो पैनिक। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है ना। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा एक गहरी सांस लीजिए, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, है ना। क्योंकि होता क्या कि पैनिक होने से हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक सवाल नहीं आ रहा, जैसे ही आप पैनिक हुए तो मान लो कि आपके आगे के 2-3 सवाल और है ना चले जाएंगे। तो बेटर है अगर हमें कोई क्वेश्चन पहली बार में लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, अपने आप समझ में आ जाता है पढ़ने से कि ये हम कर पाएंगे या नहीं, तो बेटर इसको आप लीव कर दें, पहले बाकी के सवाल कर लें। हाँ, जब आपके बाकी के सवाल हो जाएं तो फिर आप उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करें। ठीक है, इसी में अगला है स्लीप वेल। देखो बिना नींद के तो कुछ होने वाला नहीं है ना। नींद अगर आपने अच्छी ली तो आप ये मान लो कि सारी चीजें बिल्कुल अच्छी होंगी। तो बढ़िया, जिस दिन एग्जाम है आप 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद लें, और नींद अगर आप प्रॉपर लेंगे तो आपकी सारी की सारी चीजें क्या होंगी, एक सीक्वेंस में चली जाएंगी। ठीक है, फिर बात करें कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। देखो कॉन्फिडेंट तो हमें है ना होना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि चीजों को अच्छे से हम देखें, और जब हमें लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना, हम कर लेंगे, तो आप बिल्कुल उसको करें। और जरा सा भी अगर डाउट है तो नेगेटिव मार्किंग से आप है ना बचने की कोशिश करें। इसी में रीड केयरफुली। देखिए बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो क्वेश्चन को क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जल्दी से नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, क्योंकि आराम से अगर पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है कि ट्रू को फॉल्स पढ़ जाते हैं, फॉल्स को ट्रू पढ़ जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को भाई बहुत केयरफुली पढ़ना है, जिससे कि है ना हमारा छोटा से छोटा क्वेश्चन भी गलत ना हो। ठीक, इसी में बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। देखो टाइम मैनेजमेंट आपको पता है कि 1 मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो देखो ऐसा भी होगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करोगे तो हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि 5 से 10 सेकंड में हो जाएंगे। तो बेटर है कि टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निपटा के ये वाला समय आप क्या कर सकते हैं, जैसे फिजिकल में न्यूमेरिकल होता है ना, तो कुछ समय आप वहां पे लगा सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट पे आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, फिर आता है पेशेंट। देखो पेशेंट रहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम शांत दिमाग से किसी काम को करेंगे नहीं, तब तक ये मान लो कि चीजें है ना इधर उधर होंगी। तो बड़े भाई आराम से रहना है ना। बार बार हम कह रहे हैं कि जब भी परेशानी में आओ एक गहरी सांस लो और फिर से एग्जाम में है ना चालू हो जाओ। ठीक है, तो ये हमने है ना आपको बताई क्या चीज। और देखिए बाद में एक और चीज हम जाते जाते है ना आपसे बोलेंगे। इस समय क्या होता है कि बहुत सारे है ना आपको ऑप्शंस मिलेंगे, है ना, यानी बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। कोई कहेगा ये वाली टेस्ट सीरीज कर लो, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा ये किताब लगा लो, कोई कहेगा ये कर लो। हम तो देखो एक लाइन आपको बोलेंगे जाते जाते, ये लाइन हम क्लास में भी बोलते हैं कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। क्या बोला, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। तो आप विकल्प में ना जाएं, सिर्फ क्या लें, संकल्प के ऊपर जाएं। ऑल द बेस्ट।